So welcome everyone. Today we are going to discuss hill states under the colonial power, political and administrative history, grants, sanad and terrestrial aggression, establishment of British cantonment. So this is also very important chapter. Examination point of view, those are preparing for HAS, Allied, Naib Sildar and other exams. This is equivalently important topic for all exams, especially those who are preparing for Himachal Pradesh Administrative Services and Allied exam. This topic is also important for the mains point of view. So इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. यहाँ से प्री और मेन दोनों में सवाल पूछने की पूरी संभावना होगी. आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आपको हेडिंग अभी पढ़ के बताई है, ये मेंस के सिलेबस का पार्ट है. जीएस आपका पेपर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, सब यूनिट नंबर आपका 3 है. और आप देख सकते हैं इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका सैंपल पेपर जो कि पब्लिश किया था HPPSC की तरफ से, उसमें सनद क्या है और इसकी वैधता क्या थी, क्वेश्चन पूछा गया था. इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है. कोई 3 तर्क बताइए जिन आधार पर शिमला की पहाड़ी रियासतों की ओर ब्रिटिश पॉलिसी आधारित थी. कोई 3 लॉजिक आपको बताने हैं जिन लॉजिक के बेस पे ब्रिटिश पॉलिसी जो शिमला हिल स्टेट को लेकर जो है अंग्रेजों ने अडॉप्ट की. ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा. तो चलिए अब सीधा पीडीएफ हम आएंगे. और पीडीएफ में आने से पहले मैं कुछ बातें आपको और बता दूं ताकि हम लिंक जोड़ पाए पिछले टॉपिक इस टॉपिक के साथ. तो आप जानते होंगे कि 1815 में ट्रीटी ऑफ संगोली के बाद जो नेपलस आर्मी है उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा और अल्टीमेटली सतलुज से लेकर काली नदी के बीच का जो रीजन था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया. यानी वहां अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत हो जाती है. ये एंटायर जो रीजन है आपका सतलुज से लेकर काली नदी के बीच में, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया. तो इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिसे हम शिमला कह सकते हैं, देहरादून कह सकते हैं, ये सारे के सारे जो इलाके थे अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए. तो अंग्रेजों ने अब क्या किया 1815 के बाद, यानी कि 1815 में ही जो शिमला हिल स्टेट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था. अब अंग्रेजों ने क्या किया, आप जानते होंगे कि शिमला हिल स्टेट के लिए अंग्रेजों ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इस सवाल आपसे ऊपर भी पूछा गया है, वो पॉलिसी ये थी इनडायरेक्ट रूल की. कौन सी पॉलिसी थी? इनडायरेक्ट रूल की. इनडायरेक्ट रूल का मतलब ये है कि देसी रियासतों के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया. उनको सनद दी गई. सनद एक डॉक्यूमेंट है, सनद एक तरह का लीगल राइट है एडमिनिस्ट्रेशन का. तो जो देसी रियासतें यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट थी उनको लीगल राइट दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसके बदले में उन देसी रियासतों को ब्रिटिश हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करना होता था एनुअली. तो आप समझ गए होंगे. तो यानी कि डायरेक्ट रूल जो है उसकी शुरुआत नहीं हुई, इनडायरेक्ट रूल की शुरुआत होती है 1815 के बाद. और आप जानते होंगे 1846 के बाद कांगड़ा वाला जो रीजन है वो भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया और वहां की सिख किंगडम की समाप्ति हो गई. और कांगड़ा हिल स्टेट में अंग्रेजों ने जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था वो पॉलिसी थी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की. तो कांगड़ा रीजन डायरेक्ट कंट्रोल में आया और शिमला हिल स्टेट का जो रीजन था 1815 में इनडायरेक्ट कंट्रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आया. और आप जानते होंगे कि 1816 में अंग्रेजों ने शिमला डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया. तो क्योंथल रियासत का जो हिस्सा है एक मेजर पार्ट लेकर एक शिमला डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज किया गया और शिमला हिल स्टेट को रन करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सबाथू कंटोनमेंट से मैं एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की. तो शिमला हिल स्टेट की जो प्रिंसिपैलिटीज थी उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर उनका था वो सबाथू था. तो सबसे पहला जो हेडक्वार्टर शिमला हिल स्टेट में वो सबाथू एस्टेब्लिश किया गया. तो अंग्रेजों ने उन सभी क्षेत्रों में जहां इससे पहले गोरखाओं के फोर्ट हुआ करते थे वहां कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया. कंटोनमेंट आप जानते हैं कि मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर लिया गया ताकि इस एंटायर रीजन को कंट्रोल किया जा सके. तो यही हम पढ़ेंगे. आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर जो है यहाँ लिखा हुआ है कंटोनमेंट्स. तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में 7 कंटोनमेंट है जी. 7 कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. और ये कंटोनमेंट किन किन डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की गई आपको मालूम होना चाहिए. शिमला, सोलन, कांगड़ा और चंबा, 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. अब हम एक एक करके सभी कंटोनमेंट के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहली जो कंटोनमेंट आप देख सकते हैं वो है सबाथू कंटोनमेंट, सोलन डिस्ट्रिक्ट में. तो सबाथू कंटोनमेंट के बारे में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबाथू कंटोनमेंट जो है ये बघाट रियासत का हिस्सा हुआ करता था. इट वाज द पार्ट ऑफ Baghat Principality and presently Sabathu is in Solan district
और ये जो कंटोनमेंट है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1815 में किया गया। इससे पहले ये गोरखाओं की छावनी हुआ करती थी और गोरखाओं की छावनी को बाद में अंग्रेजों ने कंटोनमेंट के रूप में एस्टेब्लिशमेंट किया, या ब्रिटिश कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि सबाथू कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किस डेट को हुआ। 1815 को ये कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ध्यान रखने वाली बात है, सबाथू जो है ये आपका सोलन में है। ये पहली कंटोनमेंट है जिसको एस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कंटोनमेंट के अंदर नसीरी बटालियन, नसीरी रेजिमेंट को डिप्लॉय किया गया। नसीरी बटालियन आप जान सकते हैं, आपको मालूम होगा, यानी कि जो नेपलेस आर्मी की बटालियन थी उसी को हम नसीरी बटालियन कहते हैं। कि जो गोरखा यहाँ रह गए थे, डिफीट हो गए थे, उन्हीं गोरखाओं के साथ एक कंटोनमेंट की शुरुआत हुई, जिस रेजिमेंट का नाम रखा गया नसीरी रेजिमेंट या नेपलेस रेजिमेंट या गोरखा रेजिमेंट। तो ये रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट 1815 में सबाथू में किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कंटोनमेंट का जो पहला हेड अपॉइंट किया गया वो है लेफ्टिनेंट रोस को। और लेफ्टिनेंट रोस की जो पोस्ट थी असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट की पोस्ट हुआ करती थी। तो पहला असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट जो अपॉइंट किया गया उसका नाम है लेफ्टिनेंट रोस। उसके बाद दूसरा जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट था वो थे मेजर कैनेडी। तो सबसे पहले कौन? लेफ्टिनेंट रोस है। लेफ्टिनेंट रोस के बाद कौन है? कैनेडी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी कैनेडी के बारे में तो आपको पता है कि कैनेडी ने ही शिमला का जो शेप है उसको थोड़ा एक्सपैंड किया। 1830 में शिमला का जो आकार है उसको बड़ा कर दिया गया। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो सकता है कि शिमला का जो आकार है किसने इसको एक्सपैंड किया? तो ये कैनेडी करते हैं, 1830 को करते हैं। वो 12 गांव जो है आपको मालूम होगा क्योंथल से लेते हैं, और 4 गांव जो है वो पटियाला से लेते हैं। तो 16 गांव के साथ जो है शिमला का एक्सपेंशन कर दिया गया। शिमला जो आपका डिस्ट्रिक्ट था इसको एक्सपैंड किया मेजर कैनेडी के द्वारा। और कैनेडी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिमला के फॉर्मेशन में। और आप जानते ही हैं कि कैनेडी ने ही शिमला में पोटैटो कल्टीवेशन की शुरुआत की थी। अर्नाडेल का जो नामकरण है वो भी कैनेडी ने ही किया था। तो तमाम वो सारे क्वेश्चन है। और कैनेडी ने ही सबसे पहला जो पक्का मकान था 1822 में शिमला में एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि कैनेडी से पूछने की संभावना होगी। और आप जानते हैं कि कैनेडी का ये रीन था जब विलियम बेंटिंग की यात्रा 1829 में वो सबाथू आए थे। ये कवर कर लीजिए जी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। विलियम बेंटिंग की यात्रा शिमला की 1832 की है। विलियम बेंटिंग की 1829 की यात्रा सबाथू की है। सबाथू वो 1829 में आए थे। 1832 में वो कहाँ आए थे? शिमला आए थे। आपको मालूम हो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो शिमला आए उनका नाम है विलियम बेंटिंग। 1832 में वो आते हैं। 1829 में जो विलियम बेंटिंग की यात्रा थी वो सबाथू की थी। लॉर्ड एमहर्स्ट पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है 1827 में, जो कि शिमला आए थे और कैनेडी हाउस में वो रुके थे। तो ये सारे तमाम तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट कंटोनमेंट आप देखेंगे कसौली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कसौली कंटोनमेंट की डेट कवर कर लीजिए, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 1842 में कसौली को एस्टेब्लिश किया गया। ये भी बघाट रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ बघाट। इसको भी कवर कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कसौली का जो नाम है कसौल गांव यहाँ पहले था, कसौल गांव के नाम पे इसका नाम कसौली हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जानते हैं कि कसौली कंटोनमेंट्स में ही सबसे पहले जो है 1857 के टाइम में रिवोल्ट हुआ। द म्यूटिनी ऑफ 1857 broke out in Shimla hill state. It was initially a place that was कसौली। तो कसौली में ही सबसे पहले जो है क्रांति फूटी थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चन, कसौली सोलन में, कसौली बघाट का हिस्सा, और कसौली का एस्टेब्लिशमेंट 1842 में हुआ। कसौली का नाम जो है कसौल गांव पे पड़ा। और कसौली से ही सबसे पहले जो है 1857 की म्यूटनी की शुरुआत होती है। वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको कवर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी जतोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द शिमला डिस्ट्रिक्ट नाउ। सो अब जतोग कंटोनमेंट जो है 1843 इट इज अ थर्ड कंटोनमेंट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर इन हिमाचल प्रदेश, और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है 1843 को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो रीजन था ये आपका भागल रियासत से इसको एक्वायर किया गया, तो इसको भी आपको कवर कर लेना चाहिए। जतोग जो लैंड है इट वाज एक्वायर्ड फ्रॉम द भागल रियासत which is now अर्की।
पॉपुलरली नोन एज अर्की रियासत। तो जदोग जो आपकी कंटोनमेंट है इसको भागल रियासत इसको एक्वायर कर लिया गया था, और इस कंटोनमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1843 में हुआ। आप जानते ही होंगे जदोग कंटोनमेंट की ही जो सूबेदार भीम सिंह है ये क्रांतिकारी थी 1857 की क्रांति में। वो क्रांति जिसकी चिंगारी शिमला में भी फूटी थी। तो शिमला में इस क्रांति को कौन लीड कर रहे थे? सूबेदार भीम सिंह लीड कर रहे थे, जो कि आपके जदोग कंटोनमेंट के ही सिपाही थे। तो ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम चलेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डगशाई लिखा गया है जी। तो आप जानते हैं कि डगशाई इज द पार्ट ऑफ सोलन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका भी एक और क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना हो सकती है। डगशाई जो लैंड थी ये महाराजा पटियाला की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डगशाई जो है इट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ महाराजा पटियाला, और ये प्रेजेंट टाइम में सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी फोर्ट हुआ करता था और अंग्रेजों ने यहाँ फिर कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये हुआ 1847 में। तो कुल मिला के सबसे पहली कंटोनमेंट 1815, दूसरी कंटोनमेंट 1842 विच वाज ए कसौली, तीसरी कंटोनमेंट जतोग विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1843, एंड चौथी कंटोनमेंट आप देख सकते हैं 1847 में डगशाई में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्सवायर प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और इसका जो नामकरण है एक जमाने में हुआ करता दाग ए शाही। मुगलों के जमाने में कहते हैं कि मुगलों के जमाने में जो कल्प्रिट होते थे, जो क्रिमिनल होते थे, जिनको कन्विक्ट किया जाता था, उनको पनिशमेंट के लिए डगशाई भेजा जाता था। और इसका नाम उस समय हुआ करता था दाग ए शाही, जो कि बाद में पॉपुलरली हो गया डगशाई। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको कवर कर लेने चाहिए। 1849 में यहाँ सेंट्रल जेल का एस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से डेट पूछी जा सकती है कि डगशाई में एक जेल है, सेंट्रल जेल है। व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1849। तो ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। आप नेक्स्ट देख सकते हैं कामागाटा मारू विच इज इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री। आप जानते हैं कि 1914 का ये इवेंट है। तो ये आपको उसके जो फ्रीडम फाइटर थे उनको इस प्लेस पे फांसी दी गई। ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम आगे बात करेंगे दो कंटोनमेंट की। दोनों ही कंटोनमेंट आपके बकलो हो, डलहौजी हो, ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो दो कंटोनमेंट जो है वो चंबा के अंदर है। वन इज अ बकलो एंड अनदर इज अ डलहौजी। तो डलहौजी और बकलो जो कंटोनमेंट है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें से बकलो कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ 1866 में। तो कवर कर लेना। आपका डलहौजी कंटोनमेंट बाद में एस्टेब्लिश होता है, और पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका बकलो कंटोनमेंट का, एंड बकलो कंटोनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1866। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डलहौजी आप जानते हैं कि डलहौजी जो नाम है वो लॉर्ड डलहौजी ने इस कस्बे का नाम रखा है 1854 में। तो डलहौजी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय इन 1854 बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये कवर कर लेना चाहिए कि डलहौजी ने 1800 जून में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, और उन्होंने ही उसका नामकरण किया। उसको कहा जाने लगा डलहौजी। ये चंबा का एक छोटा सा कस्बा है, प्रेजेंट टाइम में सिटी है। और इस कंटोनमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1867 में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही कंटोनमेंट है जहां 1857 की रिवोल्ट में श्री सिंह के टाइम, उस समय चंबा के राजा हुआ करते थे, आपको पता है कि मियां अवतार सिंह को भेजकर चंबा रियासत में जो रिवोल्ट होने वाला था उस रिवोल्ट को कुचला गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 के टाइम में श्री सिंह चंबा के राजा थे, मियां अवतार सिंह को भेजा गया था। मियां अवतार सिंह ने डलहौजी कंटोनमेंट में जो रिवोल्ट हो रहा था उसको सप्रेस कर दिया। तो ये हो गई जी हमारी कंटोनमेंट आपकी डलहौजी। एंड ओवर टू योल। योल आप जानते हैं कि कांगड़ा में जगह है। योल का मीनिंग है यंग ऑफिसर लीव कैंप। यंग ऑफिसर लीव कैंप। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अधिकारी जो छुट्टियों पे आते थे, उनको छुट्टियों पे वहां कैंपिंग करवाई जाती थी। तो एक तरह का हॉलिडे रिट्रीट के रूप में सबसे पहले योल रहा। और ये सबसे लास्ट में ब्रिटिशर के द्वारा इसको कंटोनमेंट रिकॉग्नाइज किया गया। ध्यान रखने वाली बात है कंटोनमेंट का इसको दर्जा मिलता है 1942 में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो योल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंटोनमेंट इन 1942 एंड इट वाज एस्टैब्लिश अ ब्रिटिश एरिया इन 1849।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने चाहिए। तो ये कुल मिलाकर हमारी 1 2 3 4 5 और 2 7 कंटोनमेंट हमारी कवर हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट की गई कंटोनमेंट का नंबर आपका 7 है। सबसे ज्यादा जो कंटोनमेंट है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबाथू कसौली और डगशाई 1, और उसके बाद आपकी 2 कंटोनमेंट आपकी चंबा के अंदर थी, यानी कि पकलू और ढलौजी, और 1 कंटोनमेंट आपका शिमला के अंदर है जतोग, और 1 कंटोनमेंट आपका कांगड़ा के अंदर है जो कि आपका योग कंटोनमेंट है। तो कुल मिलाकर 7 कंटोनमेंट अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश किए। तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर है हमारा, है ना, कोई डाउट? कामाघाटा मारू तो आप मुझे बताएंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, है ना? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है, यस। निशु बता दो ना, हो गया तो बताओ क्या है कामाघाटा मारू, बताओ हिस्ट्री में क्या है, बताओ मुझे। जो लोग लाइव क्लास में आप बताइए प्लीज, जो लाइव क्लास में आप बताइए, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, चल रहा है अभी। यस सर कामाघाटा मारू एक शिप है सर, इसको सर गुरदीप सिंह लीड कर रहा था सर इस शिप को। सर इसमें 322 लोग थे सर जो कनाडा जा रहे थे। 322 है 324? सर हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, और चलो मैं सर लेकिन कंटिन्यू। सर लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने सर डिनाई कर दिया था उन्हें एंट्री देने से, और सर बहुत से लोगों की इसमें डेथ हो गई थी शिप में ही। चलिए मैं आपको इसमें और चीजें बताता हूँ उसको और क्लियर। ठीक है पार्वती, आपका अच्छा एफर्ट्स है, थैंक यू वेरी मच। सो ये जो कामाघाटा मारू है ना, ये इंस्पिरेशन है गदर पार्टी का। ठीक है, गदर पार्टी क्या करना चाहती थी, जो 1857 की क्रांति थी ना, उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और आप जानते होंगे गदर पार्टी के जो फाउंडर थे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने गदर पार्टी का हेडक्वार्टर का एस्टेब्लिशमेंट किया था सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। तो गदर पार्टी क्या आंदोलन था, वो सीधा अंग्रेजों से कन्फ्रंट करना चाहते थे। जैसे अगर आपको मालूम होगा 1905 से 1919 के बीच में कांग्रेस पार्टी में एक अलग विचारधारा की शुरुआत हुई, जिस विचारधारा को हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, है ना, जो सीधा आर पार की लड़ाई में विश्वास रखते हैं। ठीक है, वो रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जो डिमांड्स है आपको पूरी करनी होगी, और उसके लिए वो गोली मारने से भी उसके लिए वो कतराते नहीं। यही पॉलिसी थी एक्सट्रीमिस्ट की, अगर आपको मालूम होगा। तो इसी एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसी, क्योंकि आपको बताया कि 1908 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने जितने भी सारे कांग्रेस पार्टी के एक्सट्रीमिस्ट थे उन सबको जेल में डाल दिया। ठीक है, लाल पाल का नाम आपने सुना ही होगा, सबको जेल हो जाती है। तो उसमें से कुछ लोग भाग गए, जिसमें कि लाला हरदयाल भी थे। ये भाग के पहुंचते हैं अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं कि वहां गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, गदर किसको कहा जाता है, 1857 के रिवोल्ट को। आई बात समझ आपको? तो ये उसी से इंस्पायर थे। उनका ये कहना था कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। मतलब ये सावरकर की थ्योरी थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा था 1902 में कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो इसी विचारधारा को ये मानने वाले थे लाला हरदयाल, और ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। इन्होंने वहां गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। इनका ये मकसद था कि सीधा हम अंग्रेजों पे वार करेंगे, और इनकी ये योजना थी कि 1914 तक हम पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्रों पर हम आक्रमण कर लेंगे। ये इनका प्लान चल रहा था। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए गुरदीप सिंह एक सरदार है पंजाब के, जो कि उस समय उन्होंने क्या किया, एक जहाज लेके निकलते। उस जहाज का नाम जैसे पार्वती ने बताया, ये था कामाघाटा मारू। और ये जहाज को क्या करते हैं, देखो ये क्या था, उस समय वॉर शुरू हो गया था, अगर आपको मालूम होगा वॉर शुरू हो गया था। तो कैनेडियन गवर्नमेंट हाई सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर वहां आता है कि जो ऐसे भारतीयों जो सीधे भारत से नहीं आ रहे, जो कहीं दूसरी कंट्री में रहते हैं, वो यहाँ बच सकते, कनाडा आ सकते हैं। पहला ये ऑर्डर था। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत का प्रेशर आया तो उस प्रेशर के चलते उनको उस ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन उससे पहले ये जहाज जो है उस तरफ को निकल चुका था, वैंकूवर की तरफ को। आपको पता है कनाडा का एक सी पोर्ट है वैंकूवर, तो वैंकूवर की तरफ ये जहाज जा रहा था, जिसमें कि 324 लोग थे। गुरदीप सिंह जो है 324 लोगों के साथ एक जहाज ले जा रहे थे कनाडा की तरफ को। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते ऑर्डर पास कर दिया कि जो भी जहाज भारत की तरफ से आएगा उसको हम यहाँ रोकेंगे नहीं।
ठीक है। तो जब इनको रास्ते में तुमको पता चला, जब वहां पहुंचते वैंकूवर में, तो जो कैनेडियन अथॉरिटी थी उन्होंने जहाज को वहां रोकने से इनकार कर दिया और जहाज वहां से वापिस आ गया। ठीक है। तो म्यांमार रंगून वाले क्षेत्रों में ये फंसता रहा उस समय। तो आधे लोगों की इसमें मौत हो जाती है, कुछ लोग जो है उससे बच के आ गए थे। वो आपको पता हमारे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी घूमते हैं, जिसे आपको पता है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी भी हम कहते हैं 1914-15। तो 1914-15 की जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है वो भी गदर पार्टी से ही इंस्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये है आपका कामागाटा मारू जो एपिसोड है। बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अभी आपकी हिस्ट्री क्लासेस चल रही है तो आप पढ़ी लेंगे उसको ना। तो चलिए, ये हमारे कंटोनमेंट हो गए हैं। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति। ये क्वेश्चन देखो ऊपर भी पूछा गया था, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले पढ़ के आपको बता दूं, फिर इसको और एक्सप्लेन करूंगा। आंग्ल गोरखा युद्ध 1815 के पश्चात गोरखों की अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई। इसी प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद वे रियासतें जो सिखों के अधिकार में थी वे सभी अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 के पश्चात निम्न प्रकार की नीति अपनाई। तो ये तो बहुत बिखरा हुआ सा कंटेंट है जो मैंने पढ़ के आपको बताया। इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा? कुछ क्लियर हो रहा है आपको उसमें? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि अब नीति कैसी थी। देखो ध्यान देना, अंग्रेजों ने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की, इससे पहले आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप ये पढ़ते होंगे, तो अंग्रेजों ने जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भारत में किया वो अलग अलग किया। अलग अलग रीजन के लिए उनकी अलग अलग पॉलिसी थी। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो पूरा रीजन आता था, उस रीजन के लिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की, अगर आपको मालूम होगा। ये पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा आता था उसके लिए उन्होंने मालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। और जो भारत का साउथ इंडिया है, जिसमें कि आपका मद्रास प्रेजेंसी उन जमानों में हुआ करती थी, कर्नाटक वाला रीजन हो, मद्रास हो, इस रीजन के लिए उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की थी। मालूम है ना आपको? इन तीनों सिस्टम का मतलब क्या है कि लैंड रेवेन्यू कौन देगा? अब जैसे रैयतवाड़ी में कौन देगा? किसान। ठीक है। परमानेंट में कौन देगा? जमींदार। और मालवाड़ी में कौन देगा? गांव का एक मुखिया। तो ये तीनों तरह के सेटलमेंट इन्होंने अलग अलग किए। इसके पीछे की वजह ये थी कि जिस रीजन की जैसी कंडीशंस है उस हिसाब से पॉलिसी अडॉप्ट की जाए। जैसे हम कहते हैं स्पैटियल पॉलिसी, हर क्षेत्र की एक अपनी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए। तो शिमला हिल स्टेट जब 1815 में अंग्रेजों के कंट्रोल में आया तो उन्होंने यहाँ जिस पॉलिसी को अडॉप्ट किया वो पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब आपको मालूम होगा, जैसे डलहौजी हो या उससे पहले, हाँ डलहौजी से शुरुआत हम करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी पे चलने वाला वो था। लेकिन उसका भी एक महान फादर कह सकते हैं लॉर्ड वेल्जली रहा है, जिसने एक्चुअल थॉट तो उसी का था ना, ये सब्सिडारी अलायंस करो जी। सब्सिडारी अलायंस करो का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इनके वजूद को समाप्त कर लो जो रियासतें हैं, है ना। और इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डलहौजी की है। तो इन दोनों के विचार थे। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जितनी भी प्रिंसिपैलिटी थी धीरे धीरे करके उनको समाप्त कर दिया। सबको तो नहीं कर पाए, लेकिन लगभग कुछ प्रिंसिपैलिटी को मर्ज कर दिया। और कुछ ऐसी प्रिंसिपैलिटी थी जो मर्ज नहीं हुई, लेकिन इनको प्रोटेक्टरेट प्रिंसिपैलिटी के रूप में एस्टेब्लिशमेंट किया। मतलब क्या है? शासन आप करेंगे, अधिकार आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, लेकिन सुपरमेसी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। तो अलग अलग तरह की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की। अब शिमला हिल स्टेट के लिए भी इनकी यही पॉलिसी थी कि सुपरमेसी किसकी होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो राइट होगा किसके पास होगा? कंपनी के पास नहीं, इसके राजा के पास। सुपरमेसी कंपनी की होगी और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट किसके पास है? जो उस रियासत का राजा है। तो इस पॉलिसी की उन्होंने शुरुआत की। अब आप सोचो इस पॉलिसी की शुरुआत क्यों की होगी? क्यों? राजा पे आएगा? नहीं, ये तो बाकी रियासतों में भी कर सकते थे। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल जो मकसद था वो था प्रॉफिट कमाना, बिजनेस। जहां आप जो रीजन आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वाइबल नहीं दिखता, वहां क्यों करें, है ना। अब आप सोचो कि शिमला हिल स्टेट का अगर शासन प्रशासन वो अपने हाथों में ले लेते, वो कर सकते थे ऐसा, जैसा उन्होंने कांगड़ा हिल स्टेट में किया। 1846 में कांगड़ा हिल स्टेट की जितनी भी रियासत थी उनको सबको समाप्त कर दिया और पूरा